जय हिंद दोस्तों। तो आज हम एक नई सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसमें कि हम पढ़ेंगे बायोलॉजी के बारे में, डिटेल बायोलॉजी, ठीक है, जिसमें कि जूलॉजी, बॉटनी और माइक्रोबायोलॉजी तीनों के बारे में हम पूरा डिटेल में स्टार्टिंग से लेकर एंड तक समझेंगे। किस तरीके से जो है बायोलॉजी के जो क्वेश्चन हैं वो पेपर्स में आते हैं, एग्जाम में किस तरीके से जो बायोलॉजी है उसको टारगेट किया जाता है। वन बाय वन, चैप्टर बाय चैप्टर हम उनको समझते जाएंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं अपना नया जो सीरीज का फर्स्ट लेक्चर जो कि रहेगा बायोलॉजी में। तो बायोलॉजी को समझने से पहले बायोलॉजी होती है, तो बायोलॉजी दो वर्ड से बनी है, बायो और लॉजी। बायो और लॉजी मतलब बायो मतलब होता है लाइफ और लोगस मतलब लॉजी जो मतलब लोगस, लोगस से मतलब होता है स्टडी। सो बायो की स्टडी करना, बायो मतलब लाइफ, तो लाइफ की स्टडी करना। जब हम लाइफ की स्टडी की बात करते हैं उसको हम कहते हैं बायोलॉजी। बायोलॉजी में बेसिकली हम तीन टाइप की लाइफ के बारे में स्टडी करते हैं। कौन कौन सी? सबसे पहले जूलॉजी, बॉटनी, थर्ड वन इज माइक्रोबायोलॉजी। जूलॉजी जो खुद दो वर्ड से बना है, जू और लॉजी। लॉजी का मतलब आपको पता है लोगस, और जू मतलब एनिमल्स। सो एनिमल की जब स्टडी करते हैं, एनिमल मतलब एनिमल जो आप सोचते हो वो एनिमल नहीं, एक इंसान वे में एनिमल होता है। मैं भी एक एनिमल की प्रजाति में आता हूँ, हालांकि इंसान को ह्यूमन कहा जाता है, बट हम आते किसमें? एनिमल्स में ही आते हैं। सो एनिमल्स का एक पार्ट है जो कि ह्यूमन है, ठीक है। सो जूलॉजी में हम पढ़ते हैं एनिमल्स के बारे में। बॉटनी, बॉटनी का मतलब प्लांट्स के बारे में, जिसमें कि हम प्लांट्स के बारे में समझते हैं। और माइक्रोबायोलॉजी, माइक्रो पार्टिकल्स के बारे में जिसमें हम समझते हैं, ठीक है। माइक्रो मतलब छोटे छोटे, जैसे बैक्टीरिया हो गया, फंगी हो गया, ठीक है, वायरसेस हो गया, उनके बारे में इसमें पढ़ते हैं। और माइक्रोबायोलॉजी को बैक्टीरियोबायोलॉजी भी कहता है, बैक्टीरियोलॉजी भी कहते हैं, ठीक है, जहाँ फिर बैक्टीरियोलॉजी या फिर बैक्टीरियोबायोलॉजी। तो जिसमें कि हम बैक्टीरिया के बारे में पढ़ते हैं। जूलॉजी जिसके ऊपर की सबसे ज्यादा अध्ययन किसने करे हैं? एरिस्टोटल ने, इसीलिए एरिस्टोटल को एज अ फादर ऑफ जूलॉजी भी कहा जाता है, ठीक है। अगर वहीं बॉटनी की बात करें तो बॉटनी के ऊपर सबसे ज्यादा अध्ययन थियोफ्रेस्टस ने करा है, इसीलिए थियोफ्रेस्टस को बॉटनी के फादर भी कहा जाता है। और माइक्रोबायोलॉजी पे सबसे ज्यादा अध्ययन किसने करा? ल्यूवेनहुक ने, इसलिए ल्यूवेनहुक को फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी कहा जाता है। सॉरी, हमने इस तरीके से लिखा हुआ क्योंकि हम मेनली जो अपना फोकस रखेंगे वो लिखने या लिखवाने पे नहीं रखेंगे, आपको डायरेक्टली चीजें जो है वो डिलीवर करेंगे जो कि आप डायरेक्टली ग्रैब कर सको और पढ़ने की जरूरत ना पड़े, आपको रिमेंबर करने की जरूरत ना पड़े। क्योंकि जब तक आप कोशिश करोगे ना किसी चीज को याद करने की, जितना आप जिस चीज को याद करने की कोशिश करोगे वो कभी याद नहीं, और जितना किसी चीज को बोलने की कोशिश करोगे नहीं बोल पाओगे। और मेनली इस पे बात करें तो जो की तरह है कि बोलते हैं हमने उसको बोलने का बहुत कोशिश करा लेकिन हुआ नहीं, बहुत कोशिश करी बट हुआ नहीं। क्यों नहीं हुआ? कई कई बिहारी जैसे वो कहते हैं कि बहुत कोशिश करा हमने बट हमसे हुआ नहीं। काहे नहीं हुआ रे भैया? तो रीजन यही है, जिस चीज को जितना बोलने की कोशिश करोगे वो कभी नहीं भूल पाओगे, और जिस चीज को जितना याद करने की कोशिश करोगे वो चीजें याद भी नहीं होंगी। सो हम इस तरीके से पढ़ेंगे इनको, ठीक है। जो ये लिखा है इस पे ध्यान मत दो, हम जो बोल रहे हैं वो सुनने पे ध्यान दो, किस तरीके से चीजें आपको रिमेंबर हो जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। तो हम स्टार्ट करने आ रहे हैं सबसे पहले जूलॉजी, ठीक है। इन तीनों में जूलॉजी, बॉटनी और माइक्रोबायोलॉजी में सबसे पहले हम जूलॉजी पढ़ेंगे। जूलॉजी का पहला लेक्चर रहेगा। तो जूलॉजी में सबसे पहली बात की हम ये समझते हैं, किसकी बात करें? एनिमल्स की। तो एनिमल्स किस तरीके से बने हुए होते हैं? जैसे कि मेरा हेड है, आई है, नोज है, लिप्स है, बॉडी है, बाकी आर्म्स है, ठीक है, स्टमक है, फिर लेग्स है। तो मेरा पूरा एक बॉडी का स्ट्रक्चर है। बट ये स्ट्रक्चर किस तरीके से बना? छोटी छोटी चीजों से बना। फिंगर, फिंगर से जुड़ा हुआ है हाथ, हाथ से जुड़ी हुई है आर्म, ठीक है, बाजू, बाजू के साथ कंधा, हाथ कंधा के साथ पूरी बॉडी। तो इस तरीके से पैरों से लेकर भी जुड़ा हुआ। अब ये सोचने के वाले इतनी सारी चीजों को मिला के ये बॉडी बनती है, इसमें भी तो कुछ होगा। फिंगर है तो इसमें भी हड्डियां हैं, ठीक है, फिर मांस है, ये सब कुछ है। ये हड्डियां और मांस, इनके बीच में कुछ छोटी छोटी चीजें हों, क्योंकि ऐसा तो नहीं है ना डायरेक्टली ये बड़ी होगी, तो छोटी छोटी चीजों को मिला के बड़ी चीजें बनती है, ठीक है। और सबसे कॉम्प्लिकेटेड जो सिस्टम है अर्थ पे वो है बायोलॉजी, जो कि एज ए ह्यूमन स्ट्रक्चर, ह्यूमन स्ट्रक्चर सबसे कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम है। अगर आप किसी की स्टडी करने जाते हो तो कॉम्प्लिकेशन अगर देखी जाए, जैसे मैथ में कहा जाता है कि बड़ा टफ है, ठीक है, फिर केमिस्ट्री, फिजिक्स टफ है। टफ एक अलग चीज है, बट अगर कॉम्प्लिकेटेड की बात करो ना, जैसे कि दिमाग के डॉक्टर अलग होते हैं, लिवर का डॉक्टर अलग है, स्टमक का डॉक्टर अलग है, लेग्स वाला अलग है, ठीक है, हर चीज, हड्डियों का अलग है, स्किन का अलग है, डर्मेटोलॉजिस्ट को कहते हैं। तो हर चीज के अलग अलग डॉक्टर्स हैं। क्यों? क्योंकि बॉडी है ही कॉम्प्लिकेटेड है, तो एक पूरा एक डॉक्टर जो है कंप्लीट पूरी बॉडी पे पूरा अच्छे से जानता हो ये पॉसिबल नहीं है। हाँ, वो बात अलग है कि जब पुरानी बातें की जाती हैं, ठीक है, हमारे जो पुराने वैद्य रहे हैं, जब हम वैदिक पीरियड में पढ़ते हैं, ठीक है,
सुश्रुति जैसे। तो उनकी अगर बात की जाए तो उन लोगों ने पूरी बॉडी पे रिसर्च अकेले ही करी थी, बट आजकल जो थोड़ा हो गया कि एक चीज का एक ही डॉक्टर, मैंने देखा जाए तो डॉक्टर थोड़ी मुश्किल भी हो गई है। ऐसा नहीं कि पहले मुश्किल नहीं थी, बट हाँ अभी कह सकते हैं कि टाइम के साथ साथ चीजें डेवलप हो रही हैं तो उस तरीके से। सो सबसे जो बॉडी है किस तरीके से बनी होती है, वो बनी होती है छोटे छोटे जो इकाइयां होती हैं उनसे मिली हुई। सबसे छोटी इकाई क्या है बॉडी की, उसको हम कहते हैं सेल। सबसे छोटी इकाई, सबसे छोटी जो यूनिट है बॉडी की, हमारी बॉडी में जो सबसे छोटा यूनिट है वो क्या है, वो है सेल। सेल जो है स्मॉलेस्ट यूनिट है बॉडी का, और बहुत सारे सेल मिलके, ठीक है, एक टिश्यू बनाते हैं, बहुत सारे टिश्यू मिलके एक मस्कुलर, जैसे कि मेरा ये मसल है, हाथ का मसल हुआ, ठीक है, मेरे ये मसल हुआ, मेरे कान का मसल हुआ, तो ये बनते हैं, और पूरे मसल और सब मस्कुलर सिस्टम को ज्वाइन करके पूरी बॉडी बनती है। तो सबसे छोटा पहले क्या है, सेल। सेल को ही क्या बोल रहा था, फंडामेंटल यूनिट ऑफ द बॉडी। फंडामेंटल यूनिट ऑफ द बॉडी किसको कहता है, कि मेन जो है फंडामेंटल है ये बॉडी का फंडामेंटल। सेल ही नहीं होगा तो पूरी बॉडी भी नहीं हो सकती, क्योंकि पूरी बॉडी बनी ही किसकी है, सेल की। अब हम सेल के बारे में समझना स्टार्ट करते हैं। जब हम सेल की बात करते हैं तो सेल की जो स्टडी होती है, जब हम सेल की स्टडी करना स्टार्ट करते हैं तो किस में हम पढ़ते हैं, ठीक है, जैसे कि पॉलिटिकल साइंस की स्टडी, जिसमें कि पॉलिटी पढ़ते हैं, थ्योरीज पढ़ते हैं, पॉलिटिक्स के बारे में पढ़ते हैं, तो पॉलिटिकल साइंस होगी। हिस्ट्री में हम पास्ट के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है, ज्योग्राफी में हम जो हमारी ज्योग्राफी है उसके बारे में पढ़ते हैं, ठीक है, उसमें बहुत सारी ज्योग्राफीज आती हैं, फिजिकल ज्योग्राफी, ह्यूमन ज्योग्राफी जो भी है। तो उसी तरीके से हम सेल के बारे में किस में पढ़ते हैं, साइटोलॉजी। साइटोलॉजी क्या होती है, स्टडी ऑफ सेल। जब हम सेल का अध्ययन करते हैं, सेल की स्टडी करते हैं, उसको बोलते हैं साइटोलॉजी। साइटोलॉजी के स्टडी ऑफ द सेल। उसके बाद देखते हैं, सेल तो हमने समझ लिया। अब बात यह है कि सेल जो है महत्वपूर्ण तो है, बट इसकी कुछ विशेषताएं हैं वो हम समझ लेते हैं, कि सेल जो है इसी के अंदर सारे जो है बेसिक फंक्शन जो है वो परफॉर्म होते हैं। क्योंकि हमने समझा कि जो सेल है बहुत ही छोटा सा, बिल्कुल छोटा, माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं, ऐसे नेक्ड आई से देखना भी पॉसिबल नहीं है। तो इतने छोटे सेल में क्या क्या होता होगा वो भी हमें समझना जरूरी है। जैसे एक बर्थ के लिए, जब एक बच्चे की बर्थ होती है तो कुछ ना कुछ मतलब कि मेल्स और फीमेल्स के दोनों का स्पर्म और एग लेके, ठीक है, फिर कुछ ना कुछ जो प्रोसेस होता होगा, किस तरीके से वो बनते होंगे, ठीक है, जब ज्वाइंट होते होंगे स्पर्म और एग, क्या पता क्या प्रोसीजर रहता है, कितना कॉम्प्लिकेटेड रहता होगा वो, फिर एक पूरी बॉडी को बनाना। तो सबसे पहले एक टिश्यू स्टार्ट होता है बनना, फिर सॉरी सेल बनना स्टार्ट होता है, और सेल से फिर आस्ता आस्ता बॉडी ग्रो करती है। तो किस तरीके से बनता है वो हमें नहीं पता, मतलब कि इतना। अब अगर बॉडी की बात करो तो कितने इसमें, अगर दिमाग की बातों करो तो कितने नर्व्स होंगे, तो इतनी छोटी छोटी नर्व्स को देखना कैसे पॉसिबल है, नहीं देख सकते, कितना कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम। और इन सेल्स में क्या होता है, जो सेल होते हैं, सेल जोड़ जोड़ के बॉडी बनी होती है, सेल्स में क्या होता है, जो कि हमारे केमिकल रिएक्शंस होती हैं, सारी केमिकल रिएक्शंस कहाँ पे होते हैं, सेल में होती है। जैसे कि हमें पेट में खाना खाते हैं तो पेट में खाना पचता है, हमारे दिमाग तक वो ब्लड और वो उसका सर्कुलेशन हो रहा है, किसके थ्रू हो रहा है, सेल के थ्रू। तो जितनी भी केमिकल रिएक्शंस हैं वो किस में होती है, सेल में। जैसे एक बच्चे के निर्माण के लिए एक स्पर्म और एग की जरूरत होती है, उसी तरीके से एक बॉडी को चलाने के लिए एक किसकी जरूरत होती है, वो है सेल की, जो इसमें कि केमिकल रिएक्शन हो। तो जितनी भी केमिकल रिएक्शन है बॉडी की वो सेल में होती है, और केमिकल सेल ही ना हो तो केमिकल रिएक्शन ही नहीं होगी, और केमिकल रिएक्शन ही नहीं होगी तो पेट में खाना कैसे पचेगा, ब्लड फ्लो कैसे करेगा, ठीक है, रिसाइन कैसे बनेंगे, तो बिना उनकी बॉडी ही नहीं चलेगी। उसके बाद हम समझते हैं कि सेल जो है, ठीक है, सेल के बारे में हमने समझ लिया, उसकी स्टडी क्या होती है, क्या जरूरत है हमें सेल की। अब हम समझते हैं कि जो सबसे पहला सेल हुआ उसके बारे में हमें कैसे पता चला। सो रॉबर्ट हुक करके एक साइंटिस्ट हुए, उन्होंने 1665 में एक सेल की खोज करी। सेल की पहली बार खोज करी किसने, रॉबर्ट हुक ने। प्रॉब्लम ये हुई यहाँ पे कि उन्होंने जिस सेल की खोज करी वो मरा हुआ सेल, एक डेड सेल था। डेड सेल मतलब एक जीवित सेल, फॉर एग्जाम्पल कि मैं अगर जिंदा हूँ तो मेरे सेल भी जीवित होंगे, मैं मर गया तो मेरे सेल भी डेड हो जाएंगे, सेल डेड होंगे तभी तो मरूंगा। जहाँ के भी सेल डेड हुए, फॉर एग्जाम्पल फिंगर का सेल डेड हुआ, लगी मुझे और मेरी फिंगर यहाँ सेल डेड हुआ, तो ये फिंगर खत्म, किसी काम की नहीं, ठीक है। और इसी तरीके से जो पहला उन्होंने सेल जो खोज करी वो क्या था, वो डेड सेल था, और डेड सेल को बोलते हैं निक्रोसिस। 1665 में उन्होंने खोज करी और डेड सेल को बोलते हैं निक्रोसिस। उसी के बाद बट डेड सेल से ये पता करना कि पूरी बॉडी के स्ट्रक्चर को समझना कि सेल किस तरीके से बना होगा, क्योंकि मरी हुई चीजें कैसे समझ पाओगे, मेरे दिमाग में डाटा पड़ा होगा, ठीक है, मैं जीवित हूँ तब तक ही आपको पता चल सकता है कि मेरे दिमाग में कौन सा डाटा पड़ा हुआ, मैं मर गया तो मेरे से कैसे निकालोगे डाटा, कौन सी चिप्स लगा कर। मे बी इन फ्यूचर कुछ ना कुछ साइंटिस्ट कुछ ना कुछ ऐसा खोज कर लें कि इस इंसान के दिमाग को भी समझा जा सके मरने के बाद, मे भी हो सकता है, पॉसिबिलिटी है, क्योंकि जिस तरीके से रिसर्चेज हो रही हैं तो पॉसिबिलिटी है, बट अभी तो नहीं है ना। तो उसी तरीके से उस टाइम पे डेड सेल होगा तो उसमें से कैसे आप समझोगे कि मतलब क्या इसका प्रोसेस रहा होगा बनने का, क्या क्या इसमें रहा होगा, नहीं पता चला। तो इतना पता नहीं चला उससे। हालांकि पहला जो जिन्होंने सेल की खोज करी, अगर कभी आपको क्वेश्चन पूछा जाए तो रॉबर्ट हुक ने करी, बट उसी के बाद 1665 में इन्होंने डेड सेल की खोज करी। 1674 में क्या होता है, एंटोनी ल्यूवेन हुक
जिसको कि हमने समझा था कि जो माइक्रोबायोलॉजी के भी फादर रहे हैं, छोटी छोटी चीजें जो बैक्टीरिया वगैरह उन पर उन्होंने खोज करी, तो वो सेल जो है तो काफी छोटा था, उस पर वो खोज करने में सफल रहे। तो एंटोनी ल्यूवेनहुक ने 1674 में एक लिविंग सेल को खोजा। तो पहली बार लिविंग सेल को खोजने वाले एंटोनी ल्यूवेनहुक और डेड सेल को खोजने वाले रॉबर्ट हुक। उसी के बाद हम ये समझते हैं कि जब हम सेल की बात करते हैं तो सेल में एक सेल थ्योरी भी आती है। सेल थ्योरी में बेसिकली हम यही पढ़ते हैं कि जो सेल है, ठीक है, सेल जब टूटता है तो एक सेल से टूटने के बाद उसका डिवीजन होता है, उसको दो हिस्सों में डिवाइड किया जाता है, ठीक है। बड़े सारे प्रोसेस होते हैं, माइटोसिस, एस्मोसिस, इस तरीके के प्रोसेस होते हैं जिसमें कि सेल डिवीजन के बारे में पढ़ते हैं। नेक्स्ट जब हम लेक्चर लेंगे तो सेल डिवीजन के बारे में आगे आगे चलते हैं हम पढ़ेंगे, अभी यहाँ पे नहीं लेंगे। आपको मुझे पता है आपके दिमाग में आ रहा होगा कि वो क्या होता है, बट आगे चल के हम उसको देखेंगे। और ये सेल थ्योरी है, ठीक है, जिसमें कि बताया गया यही सेल डिवीजन, सेल इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ द सेल, ठीक है। तो वो किसने दी? मैथिस थियोडर श्वान ने और मैथिस श्लीडन ने, इन्होंने ये सेल थ्योरी दी दोनों ने मिलकर। तो हम ये याद रखेंगे, कई बार पेपर में पूछा जाता है, ठीक है। श्वान और श्लाइडन ने थ्योरी दी, कौन सी? सेल थ्योरी जिसे कहा था, ठीक है। उसके बाद हम समझते हैं कि हमने सेल के बारे में तो समझ लिया, बट ऐसा भी तो होता होगा ना कि किसी जानवर में सबसे बड़ा सेल होता होगा। अरे मेरा सेल शायद बड़ा हो थोड़ा सा, अगर चूहे का देखा जाए तो छोटा होगा, वहीं अगर शेर का देखा जाए तो थोड़ा शायद मीडियम साइज का हो, एलिफेंट का देखा जाए या जेब्रा का देखा जाए तो वो हमसे काफी बड़ा सेल होगा, क्योंकि उनकी बॉडी भी तो बड़ी है। सेल का मतलब इतना बड़ा नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल यार मेरा सेल, मतलब ऐसे तो मैं बोल नहीं सकता, बट एक एग्जाम्पल ले लो, क्योंकि माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं, ऐसे देख ही नहीं सकते। तो मान लो इतना सा मेरा सेल है, एलिफेंट का एटलीस्ट इतना तो होना चाहिए, क्योंकि बड़ी वो है। तो उसी बेसिस पे हम बोल सकते हैं कि सबसे बड़ा सेल भी होता होगा, सबसे छोटा सेल भी होता होगा। तो अगर हम स्मॉलेस्ट सेल की बात करें तो स्मॉलेस्ट सेल होता है माइकोप्लाज्मा में। माइकोप्लाज्मा जैसे कि हम खुद किसकी मदद से देख सकते हैं? बिना माइक्रोस्कोप की मदद से हम माइक्रोप्लाज्मा को भी नहीं देख सकते। सो माइकोप्लाज्मा में सबसे छोटा सेल होता है, और सबसे बड़ा सेल किसमें होता है? शुतुरमुर्ग का जो एग होता है, जिसको हम कहते हैं ऑस्ट्रिच एग। तो ऑस्ट्रिच एग में सबसे बड़ा जो सेल होता है, ठीक है, सबसे छोटा सेल माइकोप्लाज्मा में, कई बार पेपर में पूछा था, याद रखेंगे। और ऑस्ट्रिच के एग में सबसे बड़ा सेल। उसी के बाद जब हम जानवरों में बात करते हैं तो ह्यूमन की बात करते हैं कि एक ह्यूमन में सबसे बड़ा सेल कहाँ पाया जाता होगा और सबसे छोटा सेल कहाँ पाया जाता होगा। ये भी तो प्रश्न है कि जानवरों में हमने बात कर ली, बाकियों की ये तो हमने पता कर लिया सबसे बड़ा सबसे छोटा, ह्यूमन्स में कैसे होता होगा, सबसे बड़ा कहाँ और सबसे छोटा। तो जैसे कि मैंने पहले ही एक एग्जाम्पल ली कि बच्चे का निर्माण किस तरीके से होता है, स्पर्म का एग के डिफ्यूजन होने से। सो उसी तरीके से जो स्मॉलेस्ट जो सेल होता है वो पाया जाता है मेल में। मेल में पाया जाता है जिसको हम कहते हैं स्पर्म, ठीक है, मेल रिप्रोडक्टिव जो ऑर्गन है, ठीक है। तो स्पर्म जो है स्मॉलेस्ट सेल है ह्यूमन बॉडी का, और सबसे बड़ा सेल है एग। एग जो कि फीमेल्स में पाया जाता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। तो स्मॉलेस्ट स्पर्म और सबसे बड़ा एग जो कि ह्यूमन में पाया जाता है, ये भी हम याद रखेंगे, कई बार जो है पेपरों में पूछा था। अब ये तो हमने पढ़ लिया, और हम देखते हैं सेल का स्ट्रक्चर किस तरीके से। तो सेल इतना बड़ा नहीं होता, बट हाँ एक एग्जाम्पल है, ब्रॉडर उसको बना दिया। तो ये मान लो एक सेल है। अब एक होता है प्लांट सेल होता है और एनिमल सेल होता है। अगर प्लांट सेल होगा ना तो उसके बाहर एक और लेयर होगी इस तरीके की, एक और लेयर ऐसी बना दी जाएगी, ठीक है। उसको हम कहते हैं सेल वॉल। सेल वॉल जो है वो सिर्फ किस में पाई जाती है? प्लांट्स में पाई जाती है। और सेल वॉल जो है प्लांट्स में पाई जाती है, बट ह्यूमन्स में या फिर एनिमल्स में सेल वॉल नहीं पाई जाती, जबकि ह्यूमन और एनिमल में पाई जाती है सेल मेम्ब्रेन। और अन्य जो प्लांट्स होते हैं उसमें उन्होंने सेल वॉल भी पाई जाती है और सेल मेम्ब्रेन दोनों ही पाई जाती है, जो कि उसको कवर करती है, प्रोटेक्ट करती है। किसको? सेल को प्रोटेक्ट करता है कौन? सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल। सेल मेम्ब्रेन सिर्फ ह्यूमन्स में पाई जाती है और सेल वॉल जो है वो एनिमल्स में भी पाई जाती है, और सेल मेम्ब्रेन भी प्लांट्स में सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन दोनों ही पाई जाते हैं, और सिर्फ एनिमल्स में सेल मेम्ब्रेन पाई जाती है। सेल जो है इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है, उसके बीच में कुछ ऐसे करके लिक्विड है, जैसा कुछ क्या एक लिक्विड की तरह, जिसमें कि विटामिन होते हैं, प्रोटीन होता है, ठीक है। और उसी के साथ और क्या क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया होता है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है? यहाँ पे सिर्फ इतना समझने कि माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल बोला, जो कि पूरी बॉडी को पावर जनरेट करके देता है, ठीक है। जो एनर्जी है, एनर्जी कौन प्रोवाइड करवाए? माइटोकॉन्ड्रिया। यहाँ पे स्टोर होती है, तो स्टोर कहाँ पे होती है एनर्जी? माइटोकॉन्ड्रिया। डिटेल में समझेंगे जब हम नेक्स्ट इस पे बात करेंगे। तो राइबोसोम, राइबोसोम का भी यही काम है, ये क्या करता है? एनर्जी प्रोड्यूस करता है, एनर्जी बनाता है, जिसमें कि एटीएस, एमटीएस राइबोसोम्स और एटीएस राइबोसोम्स की बात करते हैं। फिर एक होता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस जो है दिमाग बोल रहा था सेल का, इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। न्यूक्लियस को दिमाग ऑफ द सेल कहा था, ठीक है, ब्रेन ऑफ द सेल। देन प्रोटोप्लाज्मा। प्रोटोप्लाज्मा मेनली क्या है? लिक्विड है, ठीक है, जिसमें कि 80% पानी होता है, ठीक है। और ये क्या काम करता है इसको भी हम समझेंगे। गोल्गी बॉडीज,
गोल्गी बॉडीज का क्या काम है? ट्रांसपोर्ट का काम। फॉर एग्जाम्पल कि मेरे हाथ को चाहिए कि यहाँ पे पानी की कमी हो रही है, ठीक है, मेरे यहाँ पे हाथ में पानी की कमी है, तो मुझे ये सिग्नल भेजेगा किसको? ब्रेन को, और ब्रेन यहाँ तक बॉडी का किसी और हिस्से से पानी पहुंचाने की कोशिश करेगा। किस तरीके से? वो ट्रांसपोर्ट जो होगा वो कौन करेगा? गोल्गी बॉडीज करेगी। वैक्यूल्स हुआ, ठीक है, फिर लाइजोसोम्स हुआ, इस तरीके से ये सब कुछ है। लाइजोसोम क्या होता है? वैक्यूल का हम आगे समझेंगे। लाइजोसोम मेनली अगर देखा जाए तो लाइजोसोम किसकी बात करते हैं? तो फॉर एग्जाम्पल कोई बॉडी का कोई पार्ट जो है वो डेड हो गया, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये मेरे फिंगर में लगी और ये क्योंकि डेड होकर लगने के कारण तो ये सड़ना स्टार्ट कर देगा, और अगर आगे का सड़ेगा तो पीछे भी सड़ना स्टार्ट कर देगा। तो उसको सड़ने से रोकने के लिए सर वो क्या लाइजोसोम क्या करेगा? इस बॉडी इस पार्ट को पूरा ही खत्म कर देगा और उसको कनेक्शन भी बंद कर देगा और उसको खुद ही जो है गलाना स्टार्ट कर देगा, सड़ाना स्टार्ट कर देगा, उसको बोलते हैं लाइजोसोम। सो इतना हमने समझ लिया। वैक्यूल्स मेनली क्या करते हैं? वाटर को कंटेन करते हैं, ठीक है, वाटर की जो स्टोरेज है वो कौन करता है? वैक्यूल्स करते हैं वो। अब हम स्टार्ट करते हैं इनकी जो अगर हम बेसिकली इसकी टाइप्स की बात करें सेल की, तो दो टाइप्स की होती है, यूकेरियोट्स और प्रोकैरियोटिक सेल होता है, ठीक है, बट अभी हम उसको नहीं पढ़ेंगे क्योंकि अभी हमने जब बात करी है राइबोसोम्स की न्यूक्लियस में क्या होता है, तो पहले हम डीपली इसको पढ़ लेते हैं कि न्यूक्लियस में ही क्या होता है, फिर हम समझेंगे कि न्यूक्लियस की भी जो इसकी सेल की जो टाइप होती है वो क्या होती है। तो सेल की टाइप समझने से पहले हम न्यूक्लियस के अंदर चलते हैं और न्यूक्लियस की जो सारे पार्ट्स होंगे। आई नो कि एक लेक्चर में ये समझना पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि जैसे कि हम और भी लेक्चर्स आपके लिए प्रोवाइड करवा रहे हैं, करने ये हमारा बायोलॉजी का भी है, पॉलिटी का चल रहा है, इंग्लिश का साथ में चल रहा है, ठीक है, हिस्ट्री का भी, बट उसका ये है कि हम डेली वीडियोस नहीं लेकर आ रहे हैं। कोशिश करेंगे कि इस हफ्ते से उस पर भी डेली हम लेक्चर लेना स्टार्ट कर दें। और बाकी अब सब्जेक्ट केमिस्ट्री भी हम सोच ही रहे हैं स्टार्ट करने का, तो ज़्यादा लंबा हम क्लास ले नहीं पाएंगे, तो 40 मिनट्स तक का ही, तो उसमें जितना पढ़ा पाएंगे हम उतना ही पढ़ते हैं। तो सेल मेम्ब्रेन ये सब कुछ देख लें, चलते हैं वहाँ इसकी जो जितनी भी टाइप्स हैं इनको समझते हैं। सो आज की जो हमारी टाइप्स है सबसे पहले उसमें हम देखते हैं प्रोटोप्लाज्मा। प्रोटोप्लाज्मा जैसे कि मैंने इधर ही कहा आपको कि ये क्या है? एक लिक्विड की तरह है। प्रोटोप्लाज्मा लिक्विड की तरह काम करता है। इसका मेनली काम क्या है? लिक्विड जो है तो ये लिक्विड, इसमें प्रोटीन, विटामिन, ठीक है, ये सब कुछ पाया जाता है, और मेनली इसका क्या काम है? प्रोटेक्ट करना। कैसे? वो समझने से पहले हम ये देखते हैं कि प्रोटोप्लाज्मा जो है वो क्या है? मिक्सचर है ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस का। जैसे कि प्रोटीन, जैसे मैंने पहले बोला तो उनका तो ऑर्गेनिक होते हैं, क्या होते हैं? इनऑर्गेनिक। ऐसी चीजें जो कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनको कि डायरेक्टली हमें कहाँ से मिल जाती है? डायरेक्टली जो चीजें हमें प्लांट से मिल जाती हैं, या फिर कुछ ऐसी चीजें, ठीक है, जो हमें डायरेक्टली मिल जाए उनको हम कहते हैं, ठीक है। और इनऑर्गेनिक जिनको कि हम डायरेक्टली नहीं मिलता किसी, जैसे कि हम फर्टिलाइजर की बात करते हैं इनऑर्गेनिक है। कुछ चीजें इनऑर्गेनिक होती हैं, कुछ ऑर्गेनिक होती हैं। ऑर्गेनिक मेनली अगर देखा जाए तो सरल भाषा में बताऊं तो शुद्ध और अशुद्ध, जिसमें थोड़ी बहुत मिलावट हो, ठीक है। तो प्रोटोप्लाज्मा को जो डिस्क्राइब करा सबसे पहले वो प्रुकिंजे ने करा। प्रोटोप्लाज्मा की जो स्टडी है, प्रोटोप्लाज्मा के बारे में सबसे पहले बताया किसने? प्रुकिंजे ने। कब बताया? 1839 में। 1839 में प्रुकिंजे बताते हैं प्रोटोप्लाज्मा के बारे में। और इसी में ये पता चलता है कि प्रोटोप्लाज्मा मेनली किसका बना हुआ? 80% आपका वाटर से बना हुआ है, 80% पानी से बना, और ये कि मैंने एक लिक्विड की तरह होता है, जैसे मैंने पहले बताया। तो 80% ये किसका? वाटर का बना हुआ। और मान लो कि इसमें से अगर 80% में से अगर ये जो प्रोटोप्लाज्मा है, अगर 3% की भी कमी होती है ना बॉडी में, 80% में से अगर 3% पानी की भी कमी होती है ना इसमें, मतलब प्रोटोप्लाज्मा 80% वाटर का बना, पूरी बॉडी की बात नहीं हम करें, तो बॉडी भी वैसे 70% पानी की बनी, बट 80% जो है वाटर का बना हुआ, और 3% पानी की कमी भी होती है ना तो इंसान मर जाएगा। 3% पानी की कमी 80% में से अगर होती है तो इंसान के चांसेस हैं मरने के। उसी के बाद हम इसकी कुछ टाइप्स देखते हैं। दो टाइप्स हैं प्रोटोप्लाज्मा की, साइटोप्लाज्मा और निकोप्लाज्मा। साइटोप्लाज्मा क्या है और निकोप्लाज्मा क्या है? इसको अगर हिंदी में बोले तो कोशिका द्रव, इसको बोलते हैं केंद्रक द्रव, केंद्रक द्रव और कोशिका द्रव। कोशिका द्रव साइटोप्लाज्मा का क्या काम? साइटोप्लाज्मा किसमें काम करता है? जैसे कि सेल में हम देखते हैं तो ये जो लिक्विड भरा हुआ है, ये जितना लिक्विड है इसको हम बोलते हैं साइटोप्लाज्मा। इसका क्या काम है कि सेल जो है वो पिचके ना। फॉर एग्जाम्पल अगर सेल में से ये लिक्विड निकाल दिया तो सेल का इकट्ठा हो जाएगा। अगर इकट्ठा होगा तो इसमें जो न्यूक्लियस है, राइबोसोम्स है, प्रोटोप्लाज्मा है, ठीक है, प्रोटोप्लाज्मा में नहीं, जैसे ये हो रहा, ठीक है, तो गोल्गी बॉडीज हैं, वैक्यूल्स हैं, लाइजोसोम्स हैं, माइटोकॉन्ड्रिया। तो ये अगर ये इसकी सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल, अगर प्लांट्स की बात करें तो दोनों, और जो एनिमल्स की बात करें तो सेल मेम्ब्रेन है, तो वो आगे एक दूसरे के साथ टकराएंगे, और एक दूसरे के साथ टकराएंगे तो वैक्यूल ये सब तो मारे जाएंगे उस बीच में, ठीक है, वो तो खत्म हो जाएंगे ना, क्योंकि वो जैसे ही सिकुड़ेगा तो उसको सिकुड़ने से बचाता है कौन? साइटोप्लाज्मा, ठीक है। साइटोप्लाज्मा लिक्विड है जो इसको पिचकने नहीं देता, ठीक है, सूखने नहीं देता, सिकुड़ने नहीं देता, ठीक है। और उसी के बाद निकोप्लाज्मा, जिसको कि हम न्यूक्लियस भी बोलते हैं, मेनली कहा जाए तो न्यूक्लियस ही इसको कहते हैं। तो ये न्यूक्लियस के अंदर होता है। जैसे हम न्यूक्लियस की बात करें, मान लो कि एक न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस को थोड़ा बड़ा करते हैं, ये न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस के अंदर बहुत कुछ होता है,
जैसे हम डीएनए, आरएनए, जीन्स, क्रोमोसोम्स, ऐसा बहुत कुछ होता है न्यूक्लियस के अंदर। तो ये किसमें पाया जाता है? न्यूक्लियस में, जो न्यूक्लियस को खत्म नहीं होने तब सिकुड़ने नहीं देता, सिकुड़ने नहीं, मेनली कहा जाए तो ये पूरा न्यूक्लियस ही है, ठीक है। उसी के साथ हमने जो बात करी थी सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन, वो देख लेते हैं कि सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन क्या होता है। और इसी के साथ आपको ना जो आज का टॉपिक है बायोलॉजी को उसे खत्म करते हैं ये पढ़ के। और नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, फिर हमारा राइबोसोम्स क्या होता है, गोल्गी बॉडीज क्या होती है, वैक्यूल्स क्या होते हैं, लाइसोसोम्स क्या होते हैं, इन सबको डिस्कस करेंगे। और देन हम न्यूक्लियस पे एक अलग ही वीडियो लेकर आएंगे जिसमें कि हम न्यूक्लियस के बारे में और क्रोमोसोम और वो सब कुछ पढ़ लेंगे, ठीक है, डिटेल में, क्योंकि वो उसके साथ लिंक करते हैं, न्यूक्लियस के अंदर ही आता है सब कुछ, तो उसको हम उस तरीके से समझेंगे वन वर्ड। तो सेल वॉल की जब हम बात करते हैं, मैंने पहले बोला सेल वॉल सिर्फ किसमें, प्लांट्स में पाया जाता है, एनिमल्स में सेल वॉल नहीं होता। सेल वॉल किसका बना होता है, कई बार पेपर में पूछा जाता है, और इसे याद रखें कि सेल वॉल बना होता है सेल्यूलोज का। सेल वॉल किसका बना हुआ है, सेल्यूलोज का। और सेल वॉल किस में और होता है, बैक्टीरिया में और फंगी में। अब आप बोलेंगे बैक्टीरिया और फंगी, आपने तो कहा सिर्फ प्लांट्स में पाया जाता है, फिर बैक्टीरिया और फंगी में कैसे आया? बैक्टीरिया और फंगी तो प्लांट्स है ही नहीं, बट मेनली देखा जाए तो प्लांट्स का ही एक पार्ट है, ठीक है। माइक्रोबायोलॉजी में हम इसको पढ़ते हैं बैक्टीरिया को, बट देखा जाए तो इसके और प्लांट्स के जो नेचर है वो सेम है, ठीक है। एज अ प्लांट्स की तरह ही हम इसको ट्रीट करते हैं। जब हम सेल वॉल की बात करते हैं तो सेल वॉल बैक्टीरिया में भी और फंगी में भी पाया जाता है। बैक्टीरिया में जो सेल वॉल पाया जाता है उसको बोलते हैं पेप्टिडोग्लाइकेन। क्या बोलते हैं? पेप्टिडोग्लाइकेन। ये हम समझेंगे, काफी बार पेपरों में पूछा जाता है, ठीक है। और फंगी का जो बोलते हैं उसको बोलते हैं चीटन, ठीक है, चीटन। तो उसको बोलते हैं फंगी का CHITN, चीटन। और जो बैक्टीरिया का उसको बोलते हैं पेप्टिडोग्लाइकेन, पेप्टिडोग्लाइकेन और चीटन, जो कि किस में बोलते हैं, मेनली देखा है तो काइटन बोलते हैं, हिंदी में अगर कहें तो काइटन बोलते हैं, बहुत सारे लोग चीटन बोलते हैं, काइटन इसको कहा जाता है। तो अगर आपकी मर्जी जो आप कहना चाहो, जिस भी तरीके से आपको जाता रहता है, CHITN, चीटन, इसको याद रखेंगे। चीटिंग से बहुत सारी चीटिंग्स दी जाती हैं, तो यहाँ पे भी चीटिंग दी इन्होंने हमें। ऐसे बोलते हैं ना कि वो मुझे चीट करके चला गया, तो यहाँ पे भी चीट ही करा। हम तो सोच रहे सेल वॉल तो प्लांट्स में होता है यार, ये तो फंगी में भी आ गया, फंगी तो प्लांट है ही नहीं, चीट कर दिया भाई इसने। तो यहाँ से हम याद रखेंगे कि इसने तो चीट कर दिया। उसके बाद हम देखते हैं सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन क्या होता है, किसमें पाया जाता है, प्लांट्स एंड एनिमल्स में, प्लांट्स में और एनिमल्स में, दोनों में ही पाया जाता है। और सेल वॉल का जैसे मैंने पहले बोला कि प्रोटेक्ट करता है। अब आप बोल रहे होंगे कि हाँ तो ये तो बता दिया उसने कि प्रोटेक्ट करता है, प्रोटेक्ट करेगा किसे, क्योंकि सेल खुद बॉडी में है और उसके साथ सेल जुड़े हैं, तो प्रोटेक्ट किससे करेगा, प्रोटेक्ट किससे करेगा ये हम समझते हैं। सेल वॉल जो है प्लांट्स में डबल सुरक्षा देता है उसको, एक बाहरी, ठीक है, एक जो उसकी अंतरी होती है, ठीक है, उसको प्रोटेक्ट करता है। जब हम सेल मेम्ब्रेन की बात करते हैं तो सेल मेम्ब्रेन से हम समझते हैं, फॉर एग्जाम्पल ये मान लो मेरा सेल है, ये मेरा सेल है, ये आखिर का एक सेल है, ठीक है। और यहाँ से इसमें पानी आ रहा है, लिक्विड आ रहा है, प्रोटीन आ रहा है, साल्ट आ रहा है, बहुत सारी चीजें आ रही हैं इसमें। अब इसको जरूरत जितनी है, मान लो कि यहाँ से वाटर आ रहा है और यहाँ से साल्ट आ रहा है और यहाँ से प्रोटीन आ रहा है इसको स्टोर होने के लिए, तो इसको जरूरत है 5% की, और यहाँ से जो सप्लाई हो रही है वो हो रही है 10%, ठीक है। तो इसको कौन रोकेगा? कुछ ऐसी चीजें होंगी जो सेल के लिए जरूरी ना हो, ठीक है। कुछ चीजें ऐसे हो सकती हैं जैसे कि वाइटामिन को ऐसे होंगे जिसमें कि कई बार बोलते हैं ना कि एक्स्ट्रा वाइटामिन लेने से भी सर बीमार हो जाता है। क्यों होता है बीमार? रीजन यही है कि सेल उनको पचा नहीं पाता, मेम्ब्रेन जो है उनको रिजेक्ट कर देते, क्योंकि जो मेम्ब्रेन है वो है सेमी परमेबल। सेमी परमेबल क्या होता है? जिन चीजों की जरूरत है वो उन्हीं को पास होने देगा, उसमें से सेल के अंदर उन्हीं चीजों को जाने देगा जिनकी सेल में जरूरत है, जिनकी जरूरत नहीं है उन्हें बाहर फेंक देगा। और जैसे कोई चीज बाहर फेंकेगी तो जाहिर सी बात है वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पेट को खाने की जरूरत है तो मैं खाना खाता हूँ, और वही खाना अगर मेरा पेट चाहता है नहीं यार इसने कुछ एक्स्ट्रा खा लिया, कुछ ऐसा खा लिया जहाँ जो कि मैं पचा नहीं सकता, वो क्या करेगा? वो बाहर फेंकने की कोशिश करेगा, और बाहर फेंकने का क्या, वोमिटिंग होना स्टार्ट हो जाएगा। उसी तरीके से सेल मेम्ब्रेन प्रोटेक्ट करता है सेल को, कुछ भी अंदर ऐसी चीजें ना जाने दे जिसकी सेल को जरूरत नहीं है, जैसे कि, ठीक है, मैंने ये एग्जाम्पल देखी वोमिटिंग। इसी तरीके से जो है हमारा सेल मेम्ब्रेन भी काम करता है। सो होपफुली बायोलॉजी का जो हमारा फर्स्ट लेक्चर था, ठीक है, आपको समझ आया होगा कि बायोलॉजी किस तरीके से क्या क्या है, क्या क्या हम पढ़ेंगे। और आज जो हमने पढ़ा सेल के बारे में टोटल डिटेल में, सेल अभी खत्म नहीं हुआ, सेल पे 1-2 लेक्चर और रहेंगे, क्योंकि सेल एक खुद एक चैप्टर, तो एक चैप्टर को पढ़ने में 2-3 दिन तो जाएंगे, क्योंकि एक टॉपिक तो है नहीं सेल की। आज हमने स्टार्ट करा, 5 मिनट बाद हमने खत्म कर दिया और चल पड़े, क्योंकि अगर आपको प्रिपरेशन करनी तो फिर अच्छे से करो, नहीं करनी तो फिर रहने दो, किस लिए ऐसे कथा सुननी। सो कथा की तरह मत सुनो, जो कहा गया है कोशिश करो कि साथ साथ में उसे नोट भी करते जाओ, ट्राई करो कि खुद नोट्स बनाओ, क्योंकि हम नोट्स तो प्रोवाइड करवा देंगे आपको, बट प्रॉब्लम यही है कि हम जब नोट्स प्रोवाइड करवाएंगे आपको और मेहनत नहीं करोगे, और मेहनत नहीं करोगे तो सीखोगे कैसे, समझ नहीं आएगा। और बार बार इसको लिखोगे तो जितना लिखोगे उतना ज़्यादा समझ आएगा, ठीक है। हमें भी पहले इतना
चीज़ें इतनी डिटेल में पता नहीं थी। पढ़ने से, बार बार बताने से, डिस्कस करने से, क्योंकि हमारे लिए वो बेटर हो गया वो चीज़ें अब आपको बताना। सो आपके लिए भी सेम होना चाहिए। अगर आपको पेपर में चीज़ों को लिखना है, क्वेश्चंस को टारगेट करना है, तो उनको बार बार लिखो, समझो। नहीं समझ आ रहा है, हम हैं आपके लिए, कमेंट सेक्शन में हमें बताएं जो भी आप चाहते हो। मेरे डायरेक्ट आपको लिंक मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन में, आप हमें मैसेज भी कर सकते हो। हमारे पास व्हाट्सएप के लिए भी आपको लिंक दिया हुआ है, ठीक है, वहाँ पे वो ग्रुप है, आप वहाँ पे भी हमें मैसेज कर सकते हो डायरेक्ट, कि कोई भी अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो हम आपको आंसर देंगे, उसकी कोई दिक्कत है ही नहीं। तो ट्राई करो कि जितना अच्छे से आप पढ़ सकते हो उतना अच्छे से अपने आप को फोकस दो, और कोशिश करो कि याद करने की ज़्यादा कोशिश करो, ठीक है, जितना याद कर सकते हो उतना, ना कि अच्छे अच्छे नोट्स बनाने में। अच्छे अच्छे नोट्स तब बनाना जब नौकरी वगैरह लग जाएगी, जॉब मिल जाएगी, फिर अच्छे अच्छे नोट्स बनाते रहना और बांटने के लिए, क्योंकि अच्छे नोट्स बनाए जाते हैं बांटने के लिए, और खुद के पढ़ने के लिए कभी भी अच्छे नोट्स नहीं बनाए जाते। हमेशा नोट्स वही होते हैं सही जो सिर्फ आप ही पढ़ सको, अपने नोट्स खुद ही पढ़ सको। अगर आपसे कोई नोटबुक लेता है आपकी, शेयर करता है, तो उसको समझना है, वो मुझे बोले भाई वापस ले दे, हमारे बस का ना है, कहाँ लिखा है हमका तो समझ ही नहीं आ रहा। तो नोट्स हमेशा भी उस तरीके से बनाओ कि जो सिर्फ आप ही समझ सको और आपके लिए हेल्पफुल हो। तो आज के लिए इतना रखते हैं, ठीक है। तो कल हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे जो भी है राइबोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया और इन सब। तो ठीक है, आज के लिए इतने, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।